নন্দ গেল পাখানে, গোয়াল গেল পাল, পুরো ভিসারিতে লাগে উঠরে ये जो गिरफ्तार हुए हैं, अब इनका क्या होगा? फिलहाल तो इनकी आजादी की कोई संभावना नहीं है। अब अगर ये आजाद होंगे तो तभी जब ये देश आजाद होगा। जब से कागा महाराज ने आकर बोलना शुरू किया है, मुझे तो बस बीना की याद आ रही है। याद तो हमें भी आ रही है माँ जी। बीना कितनी बड़ी हो गई हो तुम, और ये अचानक कैसे आना हुआ? कोई खास बात? रूमा मौसी की शादी कहाँ हुई? क्या सोच रही हो बीना? नानी कुछ नहीं, बस यूं ही। अरे यूं ही कैसे? वैसे तो जुबान चलती रहती है। अब तुम चुप हो तो लगता है कुछ बात है। हाँ बीना, कुछ तो सोच रही हो तुम। नानी, रूमा मौसी की शादी हो चुकी है ना? हाँ, मैंने तुमको बताया तो था। लेकिन रूमा मौसी की शादी के बाद ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में मैं किसी से भी पूछती हूँ तो वो उस बात को टाल जाता है? जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी ना नानी? बीना, तुम्हारी तो ये बचपन की आदत है। बस जिस बात को पकड़कर बैठ गई तो बैठ गई। मेरे सवाल का जवाब ये तो नहीं है ना मामी? वही तो मैं कह रही हूँ, किसी से भी मैं पूछती हूँ तो वो इस बात को टाल जाता है। देखो बीना, तुम्हें तो पता ही है हमारा उस घर में आना जाना नहीं है, और तुम्हारे जाने के बाद दोनों घरानों के बीच अनबन कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। इसका मतलब आप लोग शादी में नहीं गए थे? नहीं, रामेश्वर और रुमा दोनों की ही शादी में ना हमें बुलाया गया था ना हम लोग गए थे। हाँ, शादी में क्या कुछ हुआ वो दूसरों के मुंह से हमको जरूर पता लगा। अब उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ हमें नहीं मालूम। रूमा मौसी की शादी हुई किससे थी? मेरे ही गांव के एक जमींदार के साथ हुई थी रूमा की शादी। क्या? क्या बात है बीना, तुम इस बात से इतने हैरान क्यों होने लगी? नहीं मामी, कुछ नहीं। कुछ बात तो है बीना, वरना रूमा की शादी जिसके साथ भी हुई हो वो हैरान होने वाली बात नहीं है। हाँ बीना, रुमा की शादी बहू के गांव के किसी जमींदार के साथ हुई है, ये सुनकर तुम इतनी हैरान क्यों हो गई? बिना सच सच बताओ, तुम रूमा के बारे में कुछ जानती हो ना? कुछ तो तुम जानती हो, वरना इस बात पे तुम परेशान नहीं होती। बताओ बीना, तुम क्या जानती हो रुमा के बारे में? दरअसल बात यह है कि उस वक्त मैंने रूमा मौसी को किसी आदमी के साथ देखा था। जतिन नाम था उसका? हाँ नानी। इसका मतलब ये इतना पुराना मामला था? क्या बात क्या है मामी, बताइए ना। कुछ नहीं, तुम खामखा परेशान हो रहे हो।
बिना किसी के घर हंसते हुए जाना चाहिए। तुम मोहिराम के साथ जा ही रही हो, खुद जाकर देख लेना, समझ जाना। अभी से इतना परेशान होने की क्या बात है? ठीक है नानी, मैं चलती हूँ। जल्दी आ जाना। बाबूजी, वो माँ कह रही थी कि मैं रूमा के बारे में आपसे कुछ बात कर लूं। बहू, सुमित्रा। जी जी बाबूजी। तुम रामेश्वर से रूमा के बारे में क्या बात करवाना चाहती थी? जी वो ये सिफारिशें करना बंद करो। तुम जानती हो कि मेरे फैसले नहीं बदलते। एक बार जो मैंने फैसला कर लिया सो कर लिया। जी इस घर में होगा वही जो मैं चाहता हूं। समझ गए तुम सब? खुश रहो। खुश रहो। कितने समय बाद आई हो तुम। ये मेरी बहू है। नहीं मामी। बहू, ये सीता की बेटी है बीना। काफी समय के बाद आई है। पहले जब आई थी ना तो काफी समय तक रुकी थी। अरे तब तो ये बच्ची थी। अगर बीच में नहीं आई होती तो हम इसे पहचान भी नहीं पाते। अरे तीस्ता, अरे बीना के लिए नाश्ता वास्ता कराओ। जी। बीना, चलो मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। जी। आओ आओ बीना, बैठो। आज ही आई हो क्या? नहीं, मैं तो कल शाम को ही आ गई थी। सीता साथ में नहीं आई है? नहीं, मैं अकेली आई हूँ। सीता और दामाद जी कैसे हैं? वो लोग बहुत अच्छे हैं नानी। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी तो ठीक ही हूँ। नाश्ता कर लीजिए। शरबत बना के ले आऊं या चाय पियेंगी? शरबत ले आओ बहू। जी ठीक है। नानी, नाना जी इतने नाराज क्यों लग रहे थे? वो तो नाराज होते ही रहते हैं, कभी जंगल कटाई की बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। तुम मुझे अपने बारे में बताओ, तुम कब तक रहने का सोच रही हो यहाँ? पता नहीं, अभी तो आई हूँ, कुछ काम भी है, बाद में सोचूंगी। रूमा मौसी कहाँ है नानी? वो रूमा कहाँ है रूमा मौसी? वो अपने कमरे में होगी। रूमा मौसी की शादी हो गई, उसके बाद भी वो यहाँ क्यों रह रही हैं? लगता है तुम्हें उस घर के लोगों ने काफी कुछ बता दिया है। नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया है, पर मेरे ये समझ में नहीं आता, मैं जिस किसी से भी रूमा मौसी के बारे में पूछती हूँ सब बात टाल देते हैं। बताइए ना नानी, बात क्या है? ऐसी क्या बात है कि सब लोग मुझसे छुपाते हैं? छुपा क्या है, सब कुछ तो सामने ही है। नमस्कार। नमस्कार। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। धन्यवाद धन्यवाद। आज मैं सोच रहा था कहीं आप लोग इधर का रास्ता भूल तो नहीं गए? अरे हम गिने चुने दोस्त ही तो बचे हैं। कुछ को रिश्ता निभाना नहीं आया और कुछ ऊपर वाले को प्यारे हो गए, और जो बच गए थे वो पाकिस्तान को प्यारे हो गए। अरे भाई मोहिराम, इनके लिए भी चाय लाना। हम इस बात को यूं ही हंसकर उड़ा देते हैं, लेकिन विस्थापित होने का दर्द क्या है ये वही समझ रहा है, जिससे यहां से वहां और वहां से यहां जाना पड़ रहा है। आदमी दिन रात एक करके एक आशियाना बना पाता है, एक घर बना पाता है, और इसे तो विडंबना ही कही जाएगी कि देश की आजादी की राह देख रहे थे और जब आजादी मिली तब अपना ही घर छोड़ना पड़ा। बहुत बड़े दुख की बात है, न जाने कितने लोगों को हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। पाकिस्तान से एक हमारे हिंदू भाई विस्थापित होकर आए हैं।
15 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई थी। मुझसे जो मदद हो सकती थी मैंने की। इस समस्या का समाधान हमारे पास नहीं, इसलिए छोड़िए इस बात को। शतरंज लाइए, खेलते हैं। हाँ, ये ठीक है। देखो बीना, मैं तो ये कहूंगी कि तुम्हें रूमा से मिलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आखिर क्या करोगी तुम रूमा से मिलकर? 4 दिन बाद तो तुम्हें वापस जाना है, फिर वहां जाकर भी तुम रूमा को ही याद करती रहोगी। तो आप क्या चाहती हैं नानी? मैं रूमा मौसी को भूल जाऊं? नहीं, मैं रूमा मौसी को नहीं भूल सकती। मुझे रूमा मौसी से मिलना है। ठीक है, तुम्हारी जिद के आगे तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। चलो चल के देख लो अपनी रूमा मौसी को कि क्या हालत है उसकी। लेकिन एक बात, इस बात की चर्चा तुम किसी से नहीं करोगी। किस बारे में नानी? रूमा की हालत के बारे में। मैं नहीं चाहती कि रूमा की हालत के बारे में किसी को भी पता चले। लेकिन ऐसी क्या बात है नानी कि आप रूमा मौसी को इस तरह छुपा कर रखती हैं? उनकी हालत किसी के सामने आने देना क्यों नहीं चाहती? इसकी सिर्फ 2 ही वजह हैं, नाम और बदनामी। नाम बनाने में इंसान को बहुत वक्त लगता है, हर बदनामी के छींटे एक बार में ही सब कुछ खत्म कर देते हैं। बदनामी तो जो होनी थी सो हुई, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि उसकी चर्चा कहीं पर भी हो। बस हाथ जोड़कर तुमसे ये प्रार्थना करती हूं कि इसके बारे में किसी से भी कुछ मत कहना। ठीक है नानी, मैं किसी से चर्चा नहीं करूंगी। ठीक है, अपने दिल पर पत्थर रखकर चलकर देख लो कि तुम्हारी रूमा मौसी किस हालत में जी रही है। तकदीर ने उसे कैसे सब कुछ देकर उससे सब कुछ छीन लिया। आओ मेरे साथ। आओ बीना, देख लो अपनी रूमा मौसी को। वो मर गया? नहीं, उसने बोला था वो वापस आएगा। हाँ, नहीं, वो मर गया। पर वो तो जिंदा था ना, वो वापस आया था। हाँ, वो तो मर गया। वो आएगा, उसने बोला था, वो जरूर आएगा। उसने बोला था हम साथ रहेंगे। हाँ, हाँ। तू कौन है? किसने भेजा है? उसने भेजा है? हाँ, हाँ। तुम्हें मेरे ससुराल वालों ने तो नहीं भेजा? हाँ? नहीं, चली जाओ, चली जाओ। मुझे वहां कोई नहीं समझता, सब मारते हैं। वो लोग मुझे मारते हैं। यहाँ गरम लोहे से जला देते हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम यहां से चली जाओ। मुझे यहां नहीं रहना, मुझे यहां नहीं रहना।
मैंने कहा था ना, तुम रूमा की हालत नहीं देख पाओगी। हाँ नानी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रूमा मौसी को ऐसी हालत में देखूंगी। अब देख लिया ना। रूमा मौसी की ऐसी हालत कैसे हुई नानी? उन्हें इस हालत में किसने पहुंचा दिया? वो पेट से है, उसके बाद भी आप लोगों ने रस्सियों से बांध रखा है। उसे यहाँ रखना है तो बांध कर ही रखना होगा। लेकिन रूमा मौसी की ऐसी हालत कैसे हुई? ये तो मैं भी नहीं बता सकती, लेकिन आज से 4 महीने पहले जब रूमा यहाँ आई थी तब उसकी यही हालत थी। वो किसी को भी कुछ बताने की हालत में नहीं थी और ना ही सोचने समझने की शक्ति थी उसमें। लेकिन ऐसा क्या हुआ नानी? क्या हुआ? मैं पूरी बात जानना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैं उस दर्द को फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। माँ जी, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। लेकिन वो तो बाहर चले गए थे ना। नहीं, वो आ गए हैं। वो बीना के लिए पूछ रहे थे, तो मैंने बोला कि आपके साथ बैठी हैं, तो उन्होंने आपको बुलाने के लिए कहा। ठीक है, मैं देखती हूँ, आती हूँ। पहली बार रूमा की ये हालत देखकर हमारा भी यही हाल था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इस दुख को सहने की शक्ति मिल गई। इंसान का स्वभाव ऐसा ही है। आखिर किसी भी दुख पर वो कब तक और कितना रोएगा? दुख कम हो या ना हो, वक्त के साथ साथ आंसू जरूर सूख जाते हैं। लेकिन दर्द कम नहीं होता। अगर घर में अपना कोई इस हाल में हो तो कोई खुद को कैसे खुश रख सकता है? हम लोग तो जैसे दिन दिन गिर रहे हैं। शायद कोई चमत्कार हो जाए और ऊपर वाला ये सब कुछ ठीक कर दे और रूमा पहले जैसी अच्छी हो जाए। वक्त आएगा मामी, जल्दी ही वो वक्त आएगा। ऊपर वाला भी किसी पर जुल्म होते कब तक देख सकता है? बस ये किसी के किए कर्मों की सजा है, जो शायद रूमा मौसी को मिली है। मामी, क्या आप मुझे बताएंगी रूमा मौसी के साथ क्या हुआ था? क्या क्या बताऊंगी मैं तुम्हें? आखिर तुम जानती ही क्या हो रूमा के बारे में, इस घर के बारे में? बहुत कुछ जानती हूँ मामी। रूमा मौसी को ही नहीं, मैं जतिन को भी जानती हूँ। बताइए ना मामी, क्या हुआ, कैसे हुआ? ठीक है, बताती हूँ। बड़ा अजीब संजोग था। एक तरफ देश आजाद हो रहा था और दूसरी तरफ रूमा के पैरों में शादी की जंजीर पहनाने की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि बाबूजी को कहीं से ये पता लग गया था कि रूमा जतिन से प्यार करती है। ओह, और ये बात बाबूजी के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। बाबूजी ने गुस्से में आकर रूमा की शादी तय कर दी। उन्होंने तो ये तक नहीं सोचा कि वो लड़का रूमा के लायक है भी या नहीं। उन्हें तो बस एक ही धुन सवार थी कि किस तरह रूमा को इस घर से हटाया जाए, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि जतिन की रिहाई होने वाली है। सभी क्रांतिकारियों के साथ वो भी रिहा होगा। हाँ, फिर उसकी रिहाई से पहले बाबूजी रूमा की शादी तय कर देना चाहते थे। देश आजाद हुआ और उसके 1 महीने बाद रूमा की शादी थी। घर में शादी का माहौल था, उधर रूमा का रो रो कर बुरा हाल था। तुम्हारे मामा उन्हें समझा रहे थे।
मैं ये शादी नहीं कर सकती भैया, मैं मर जाऊंगी। ये शादी ठीक नहीं है। बाबूजी क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? रूमा, तुम अच्छी तरह जानती हो बाबूजी के फैसले बदले नहीं जा सकते। इसमें तुम्हारी भी तो गलती है। मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की भैया। मैंने कभी अपनी मर्यादाओं को नहीं लांगा। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे बाबूजी को शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन रूमा, जतिन के साथ तुम्हारा नाम तो उछला ना, अब तुम्हें सब कुछ भूलकर हालात के साथ समझौता करना पड़ेगा। बाबूजी तो मुझसे बात भी नहीं करते। रूमा, बाबूजी ने कभी भी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन जतिन का नाम आने से उनका सर झुक गया है। जतिन कोई चोर या डाकू नहीं है या कोई बुरा इंसान नहीं है। वो एक क्रांतिकारी है। वो देश के लिए कितना भी महत्वपूर्ण हो, बाबूजी को लगता है कि वो उनकी बदनामी की वजह बन चुका है, इसलिए उसके नाम से नफरत करते हैं वो। और तुम्हारी उसी गलती की सजा है कि जल्दबाजी में बिना ठीक से सोचे समझे बाबूजी ने तुम्हारी शादी तय कर दी और उन्हें कोई भी रोक न सका। भैया, बात करने, समझने और समझाने का वक्त गुजर चुका है रूमा। अब तुम्हें हालात से समझौता करना ही पड़ेगा। ये शादी तुम्हें करनी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। मत रो रूमा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। आप तबीयत की बात कर रही है, यहाँ तो पूरी जिंदगी खराब हो रही है। तकदीर का लिखा तो कोई नहीं जानता ना रूमा, कि तकदीर को क्या मंजूर है। तुम्हें तो इसे ही अपनी तकदीर मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। अब तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि तुम सब कुछ भूलकर अपने आप को तकदीर के हवाले छोड़ दो, और जो तकदीर को मंजूर होगा वो होगा। सुनिए, बाबूजी ने आपको बुलाया है। मैंने अपने आदमियों को आगाह कर दिया है कि वह जतिन किसी भी हाल में यहां प्रवेश न कर सके। जी बाबूजी, ऐसा ही होगा। तुझे पता नहीं था कि तेरे पैदा होते ही खानदान की इज्जत, आबरू और मान मर्यादा का सारा बोझ तेरे सर पर आ गया था।